हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 2 का आखिरी कंसेप्ट। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आज की वीडियो में। आज की देखना है ड्राइवर्स ऑफ इंडियन ग्रोथ इन द लास्ट डिकेड। यहाँ पे एक काम कर लो, की और लगा लो, है ना। यानी कि आज की हम बात करेंगे कि भाई हमने जो इतनी बात करी है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, तो भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है इतना ग्रो कर चुका है। यानी गवर्नमेंट ने ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज लॉन्च करी, क्या क्या काम किए जिसकी वजह से आज हम बोलते हैं कि जो इंडिया है वो इतनी ग्रोथ कर चुका है। तो की ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ इन द लास्ट डिकेड वो कौन कौन से रहे, डिस्कस करते हैं कि करके। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे, तो गवर्नमेंट्स इकोनॉमी पॉलिसी हैज फोकस्ड ऑन रिस्टोरिंग इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल बाय। अब देखो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो पहला काम है फोकस्ड ऑन रिस्टोरिंग इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल बाय रिवाइटलाइजिंग द फाइनेंशियल सेक्टर, ईजिंग बिजनेस कंडीशंस। तो देखो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसने एक तो फाइनेंशियल सेक्टर को इंप्रूव कर दिया, क्योंकि सबसे मेन किस चीज का है, पैसे का काम है भाई। पैसा जो है वो गवर्नमेंट ने कर दिया, यहाँ पे आसान कर दिया, फाइनेंस सेक्टर जो है काफी इजी कर दिया, लोगों को फाइनेंस समझ में आने लग गया, पैसे कैसे उधार लेने हैं, कैसे देने हैं, ठीक है। तो फाइनेंस से रिलेटेड गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसीज में काफी बदलाव किए, जिसकी वजह से जो है ना ईज ऑफ बिजनेस कंडीशंस, जो कंडीशंस है ना बिजनेस करने की वो भी काफी इजी हो गए इन पॉलिसीज की वजह से। अब हम सब जानते हैं कि जो बिजनेस कंडीशन जब तक अच्छे नहीं होंगे एक इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई इकोनॉमी जो है वो अपने आप को डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहती है तो उसके लिए उसके बिजनेसेस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब तक वहां पे अच्छे बिजनेस नहीं होंगे, अच्छे स्टार्टअप्स नहीं होंगे, वो कंट्री कभी भी एक बेहतर या फिर डेवलप्ड कंट्री में नहीं आ सकती। तो वही चीज यहाँ पे थी कि इजी बिजनेस कंडीशंस काफी आसान कर दिए। अगर मैं बात करता हूँ कि जो यूएसए है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, क्यों है? क्योंकि वहां पे सारे बेहतरीन बिजनेस चल रहे हैं। आप जिन भी चीजों को फॉलो करते हो सब उन्हीं के दिए हुए हैं, है ना। वो अलग बात है कि वहां के सीईओ जनरली इंडिया के हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो अमेजन हो, एप्पल हो, गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब किसका है? सबका सब जो है वो कहाँ पे सबकी सब किसी कंपनी है, यूएसए कंपनी है। और यही नहीं, वर्ल्ड प्रचलित कंपनीज है उनकी, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि वो वहाँ की इकोनॉमी है वो काफी बेहतरीन है। तो वही चीज यहाँ पे है। एंड सिग्निफिकेंटली इनहेंसिंग फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यही नहीं, फिजिकल और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी काफी ईजी किया गया है। और फिजिकल का यहाँ पे मतलब क्या है, चाहे वो फिजिकल कैपिटल हो यानी कि मशीनरी वगैरह हो, उनके डेवलपमेंट के लिए ये काम किया गया है, ठीक है, या फिर मैं कहता हूँ ह्यूमन कैपिटल हो, वहां पे भी काम किया गया है। तो वो चीज हमारे पास इसके अंदर आ गई। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी काफी बड़े लेवल पे की गई। की रिफॉर्म्स हैव इंक्लूडेड रिकैपिटलाइजेशन एंड मर्जर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, यही नहीं मर्जर्स भी हुए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, एंड द इनेक्टमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो इंसॉल्वेंसी था या फिर बैंक्रप्सी का था उसको लेके बहुत से चेंजेस लाए गए। सबको पता होगा एक तरह से इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या होता है, बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है। लोग बोलते हैं ना कि भाई अगर मान लो किसी पर्सन ने बिजनेस किया, वो बिजनेस फेल हो गया, या फिर किसी ने बहुत ज्यादा उधार ले रखा है बैंक वगैरह से, वो फेल हो गया उसे पे करने में, तो अपने आप को वो कोर्ट से इंसॉल्वेंट कहवा लेता है या फिर बैंक्रप्ट यानी कि दिवालिया घोषित करवा लेता है, जिसके जरिए लोग जो है वो उसके ऊपर अटैक ना करें पैसों को लेके। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद क्या आया, एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यही नहीं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी लेके आया गया, ताकि कोई भी जो बिजनेस है उससे चलाना कैसे है उसको लेकर रेगुलेशंस भी होने चाहिए, वरना जो बिजनेस है वो कंज्यूमर को एक बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, जिसको लेके हम बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको भी यहाँ पे ठीक किया गया, सच एज रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। जैसे इसका एग्जांपल है भी है एक रियल स्टेट को लेके एक बनाया गया था एक्ट 2016 का, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, ये किस तरीके से रियल स्टेट में रेगुलेशन चलेंगी, प्राइजेस किस लेवल पे रहेंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें यहाँ पे जो है वो डिटरमाइन की गई थी।
तो ये जो ऊपर वाले जितने पॉइंट थे उसने ये देखा कि गवर्नमेंट जो है वो अपने अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज को लॉन्च करती है हमारे इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। यही नहीं, बिजनेस को सपोर्ट भी करती है, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दोनों के जरिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेगुलेशन पे ध्यान देती है, उनके ऊपर रेगुलेशन सिकंजा कसती है कि ये किसी भी तरीके से जो है ना ही तो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करे, ना ही हमारी सोसाइटी को हार्म करे, ना ही हमारे कंज्यूमर्स को हार्म करे। ठीक है, तो इन सब चीजों पे फैक्टर पे ध्यान दिया गया इस पॉइंट के तहत। ठीक है, तो ये हमारा इसमें मैं कहता हूं कि इसमें मेन जो प्लेस था वो किसका था, यहाँ पे गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज किसी भी चीज से रिलेटेड। दूसरा जो पॉइंट है वो है, पहला ही वर्ड है टैक्सेशन। टैक्सेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है एक कंट्री के लिए, क्योंकि देखो टैक्सेशन लगाना ही बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो खुद बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, ठीक है, या फिर पब्लिक फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, रोड्स हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो सकता है, पावर सप्लाई हो सकता है। तो बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सी फैसिलिटीज ऐसी हैं, पब्लिक फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। अब बिना टैक्सेशन के गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? क्योंकि भाई खर्च करने के लिए गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज देती है उसमें पैसा लगता है। अब उन पैसों से वो पैसा कब आएगा? यानी कि कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए रेवेन्यू का गवर्नमेंट के पास, तो वो एक इसमें से सबसे बड़ा सोर्स क्या है हमारे पास? टैक्सेशन। अब टैक्सेशन कैसे इंपैक्ट करता है वो समझते हैं। तो टैक्सेशन इकोसिस्टम हैज अंडरगोन सब्सटेंशियल चेंजेस। यही नहीं, टैक्सेशन के इकोसिस्टम में बहुत सारे चेंजेस किए गए, सब्सटेंशियल चेंजेस, इंक्लूडिंग द एडेप्टेशन ऑफ यूनिफाइड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें सबसे बड़ा चेंज करा था जीएसटी, जिसको लेके भी लोग बहुत चर्चा में थी ये जब जीएसटी आया था, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले मैंने आपको बताया था कि पहले बहुत से टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, है ना, सेल्स टैक्स, पता नहीं किस किस अलाना पड़ाना, बहुत सारे टैक्स थे यार, वैट वगैरह सब, सबको मर्ज करके एक ही टैक्स बना दिया। क्या बना दिया हमारे पास यहाँ पे? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद पॉइंट क्या है हमारे पास अगला यहाँ पे जीएसटी के अलावा? रिडक्शन इन कॉर्पोरेट एंड इनकम टैक्स रेट। यही नहीं, कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स में रिडक्शन भी की गई। तो कॉर्पोरेट टैक्स में अगर रिडक्शन करेंगे तो सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जो बिजनेसमैन में लगाया जाता है। अब जब बिजनेसमैन को कम टैक्स भरना पड़ेगा तो उसके पास ज्यादा पैसा बचेगा फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, जो एक जरिया बनेगा एक कंट्री को ग्रो करने का। और एक सिंपल सी बात है, एक तरीका और है, अगर इनकम टैक्स में कमी आई, जैसे यहाँ पे दोनों टैक्स में कमी गई थी, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे इनकम टैक्स हो, जब इनकम टैक्स में कमी आएगी तो इनकम टैक्स में कमी आने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। क्योंकि अब कईयों को ये नहीं पता होगा भैया कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। समझाता हूँ सुनो। देखो, एक तो होती है इनकम। सपोज करो किसी की कोई भी इनकम है, इनकम माइनस में टैक्स होता है ना, वो होता है वाईडी, यानी कि कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि वो इनकम जो वो डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट सर्विसेज को कंज्यूम करने में खर्च कर सकता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या? डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पे दो तरह की चीजें आई, रिडक्शन इन कॉर्पोरेट एंड इनकम टैक्स रेट्स। एक मिनट वेट करना, ठीक है, फिर बात करता हूँ उससे आगे। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था? कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। तो अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है तो उसका बेनिफिट बिजनेस को मिलेगा, और अगर हमारे पास यहाँ पे क्या बोला मैंने, इनकम टैक्स अगर कम होता है तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? कंज्यूमर्स को मिलेगा। यानी कि अब कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसा है कंज्यूम करने के लिए। वैसे इसका बेनिफिट भी है, पता है किसको? कॉर्पोरेट टैक्स को। पता है कैसे? क्योंकि अगर कंज्यूमर के पास इनकम बढ़ेगी, क्योंकि भाई टैक्स रेट कम होगा तो इनकम बढ़ेगी उसकी, अब वो ज्यादा गुड्स और सर्विस की डिमांड करेगा, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? कॉर्पोरेट सेक्टर को। तो ये चीज थी। इसके अलावा अगले पॉइंट क्या आता है? एंड द रिमूवल ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और यही नहीं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी क्या करते हैं? रिमूव कर दिया। अब कईयों को पता ही नहीं होगा भैया डिविडेंड होता क्या है। सुनो भाई, जो बच्चे इन्वेस्ट करते हैं, जिनको फाइनेंस की नॉलेज है, उन्हें पता होगा कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है। जब हम इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अपने पैसे को कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनीज जो है ना अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा लोगों के साथ शेयर करती है, उसी को हम यहाँ पे डिविडेंड बोल के चलते हैं। तो वो चीज थी यहाँ पे, ठीक है। These reforms have broadened the tax base, reduced compliance burdens, तो उसने यहाँ पे compliance burden कम कर दिया, and formalized the economy, और इकोनॉमी को एक नई क्या मिली? एक तरह से नया बेस मिला अपने आप को यहाँ से बढ़ाने का। With monthly gross GST collections consistently rising, और यही नहीं, जो GST कलेक्शन है वो भी लगातार राइज कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू राइज कर रहा है, और गवर्नमेंट के रिवेन्यू राइज करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है उस पैसे को पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में यूज करेगी, जिसके जरिए कहीं ना कहीं कंट्री ग्रो भी करेगी, सोसाइटी भी ग्रो करेगी, और लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है लोगों का क्या होगा? काफी अच्छा होगा पहले से। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? दूसरा, गवर्नमेंट हैज रीडिफाइंड इट्स एंगेजमेंट विद प्राइवेट सेक्टर। अब जो है, पहले गवर्नमेंट ने ध्यान दिया अपनी पॉलिसीज के ऊपर,
फिर टैक्सेशन के ऊपर, फिर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है किस चीज के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, यानी कि अब जो है वो गवर्नमेंट अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रही है किसके साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ। रिवाइविंग इट्स डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड इंट्रोड्यूसिंग द न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और यही नहीं, अब नया पब्लिक एंटरप्राइज सेक्टर ही बन रहा है, पॉलिसी फॉर आत्मनिर्भर भारत, यानी कि अभी हम सब जानते हैं ये भी एक स्कीम थी, मेक इन इंडिया या फिर आप बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। इसके तहत क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या बोला कि अब जो है हम अपनी कंट्री को सेल्फ सस्टेन्ड बनाएंगे, यानी कि ऐसी कंट्री बनाएंगे जहां पे हम जो है किसी भी तरीके से किसी भी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसी को हम तो बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, यानी कि जहां पे हर एक पर्सन क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा, या तो उसे जॉब प्रोवाइड की जाएगी, या फिर वो इतना एबल खुद को कर सके कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, या फिर बिजनेस कर सके, ठीक है, या फिर वो गवर्नमेंट के प्रोफेशन में भी आ सकता है, या फिर प्रोफेशन में भी आ सकता है किसी भी तरह के। तो वही चीज यहाँ पे है। तो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव अंडर द आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स हैव बूस्टेड इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काफी ज्यादा बड़े लेवल पे बढ़ने लग गई, ठीक है, बढ़ने लग गई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्ट ही बढ़ने लग गया, यानी कि जब एक कंट्री जैसे चाइना ने किया, चाइना ने तो ये किया था, चाइना ने क्या किया, अपनी कंट्री को आइसोलेट किया, अपनी प्रोडक्शन राइज करी, सिर्फ प्रोडक्शन इसे राइज नहीं करी कि वो अपने खुद की कंट्री की डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल कर सके, इसलिए भी की कि वो जो है वो बाहर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सके। वही चीज इंडिया में हो रही है कि लोग जो है वो जॉब करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जनरेट होंगे जो हमारी इकोनॉमी कंज्यूम नहीं हो, उसको हम एक्सपोर्ट करके बाहर से भी पैसा कमा सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो भी क्या होगा, राइज करेगा। तो इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट विद द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और यही नहीं, प्रोडक्शन से लाइक इंसेंटिव भी मिलने लग गए, पीएलआई अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट राइज कर रही है, दूसरा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारी कंट्री में आ रही है, फॉरेन कि जो कंट्रीज यानी कि जो एमएनसीज हैं वो हमारी कंट्री में आके बिजनेस कर रही है, और एमएनसी आने के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आ रही है, ठीक है, और जब कहीं ना कहीं एमएनसी हमारी कंट्री के अंदर आएगी तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, नए आइडिया के साथ आएगी, जिसके जरिए हमारी कंट्री में जो इनोवेशंस हैं वो वापस वो क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी कंट्री कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो एमएनसी आई है वो हमारे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेगी, ताकि क्योंकि देखो वो अपनी कंट्री से लोग लेके आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे उनका जो कंज्यूमर बेस है वो हमारी कंट्री के लोग रहेंगे, तो उनको समझाने के लिए फिर उनसे डील करने के लिए हमारी कंट्री के लोग ही बेहतर रहेंगे, तो हमारी कंट्री के लोगों को जॉब पे भी रखा जाएगा, जिसके जरिए अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, और एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा और गरीबी कम होती चली जाएगी। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं सिर्फ किस चीज को लेके यहाँ पे, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ये जो स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट ने लिए थे लास्ट डिकेड के अंदर। अब यहाँ पे देखो, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज, कुछ रिफॉर्म्स लेके आए गए माइक्रो या फिर स्मॉल बिजनेस को लेके, फिर मीडियम एक्सचेंज को लेके, एमएसएमई सेक्टर, सपोर्टिंग स्मॉलर बिजनेस थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अब यहाँ पे जो है ना वो स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि इन सारे सेक्टर को सपोर्ट, लार्ज बिजनेस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि लार्ज बिजनेस को कभी फंड की किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। दिक्कत फंड की बिजनेस को आती है जो स्मॉल लेवल पे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, ठीक है, उनका पैसा भी थोड़ा सा कम होता है, कैपिटल भी कम होती है, तो जिसके जरिए उनको एक्सपेंशन के लिए ज्यादा पैसा चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसके तहत कि जिन भी छोटे मोटे बिजनेसमैन को जरूरत पड़ेगी पैसे की अपने एक्सपेंशन के लिए, फिर बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, उधार पे पैसा देगी ताकि वो अपने बिजनेस ग्रो कर सके, और जैसे बिजनेस ग्रो होगा वो पैसा वापस वो क्या कर देंगे, चुका देंगे। तो वही चीज यहाँ पे थी, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे, द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड्स एंड द एक्सटेंशन ऑफ नॉन टैक्स बेनिफिट, और यहाँ पे बेनिफिट किसका मिला, यहाँ पे नॉन टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिला। अब आगे एक पॉइंट समझते हैं, दीज रिफॉर्म्स हैव क्रिएटेड अ नर्चरिंग इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स। अब इन चीजों की वजह से एक चीज का बेनिफिट क्या मिला यहाँ पे, कि यहाँ पे जो हमारा स्टार्टअप है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, यानी कि स्टार्टअप होना शुरू हो गया, लोगों ने अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। जिनके पास पैसे कम हुई थी, ठीक है, उनको भी अब दिक्कत नहीं होती थी, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो है पैसा उधार पे दे रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। स्टार्टअप विद नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स, अब देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग फ्रॉम 452, यानी कि 452 स्टार्टअप सिर्फ कब, 2016 के अंदर, टू ओवर 98,000 इन 2023। तो कितना लार्ज नंबर में, यानी कि ड्रास्टिक चेंज आया, कितने बड़े लेवल पे इंक्रीज हो गए स्टार्टअप की वैल्यूज, क्यों, गवर्नमेंट के सिर्फ कुछ ही इनिशिएटिव्स की वजह से,
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव थे। आप सबको पता है 2016 में जो है हम जो है वो डिजिटली ग्रो करने लगे थे। क्यों? क्योंकि जियो कंपनी लॉन्च हो गई थी। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं भी था, ठीक है, वो भी जो है स्मार्टफोन बनने लगे थे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का जो है अब जो है एक्सपेंशन होने लगा था हमारी कंट्री के अंदर भी। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है? टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या आता है? हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन लास्ट 9 years ऑफ रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट बढ़ गई। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है वो अपने आप को डेवलप करने लग गए, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो डिजिटली ग्रो होने लग गई। अब डिजिटली ग्रो होने का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट आ गया, ठीक है। अब तो सेल्स भी कर सकते हैं हम डिजिटल तरीके से कि भाई हमारी कोई भी जो स्टोर है, पहले तो क्या था कि बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता था ऑनलाइन सिस्टम होने ना होने की वजह से, लेकिन अब क्या हो गया? अब इजी हो गया। अब ये सिर्फ इजी होने के सिर्फ कुछ ही रीजंस हैं। जब से डिजिटल आए हैं तो लोग जो हैं वो अब जो डिजिटल स्टोरी बना रहे हैं, जिसके जरिए हम जो है किसी भी कंट्री, अपनी कंट्री में किसी भी एक जगह पर रह के ऑल ओवर इंडिया जो है चीज़ों को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन होने लग गए, यानी कि पैसों को लेकर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं बची। तो वो सब चीज़ें होने लग गई, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द लास्ट 9 years, बीते हुए कुछ सालों में, ऑफ रिफॉर्म्स अनेबलिंग ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलने लगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोगों के लिए बढ़ने लग गई। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पे? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इंप्रूव्ड एक्सेस टू फाइनेंस एंड मार्केट। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें क्या हो गई? इंप्रूव हो गई। एक तो एक्सेस टू फाइनेंस, यानी कि लोगों को जो है पैसे की दिक्कत नहीं पड़ी। अब जो है वो हर चीज़ कितना ईजी हो गया। जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ कि जो लोग स्टार्टिंग लेवल पे बिजनेस चलाते होंगे, यानी कि मैं बात करूँ पहले बिजनेस चलाते होंगे, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता होगा एडवर्टीजमेंट करना, मार्केटिंग करना, ठीक है, चीज़ों को सेल करना। लेकिन आजकल क्या है? हर एक चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। आप डिजिटली एड रन भी कर सकते हो, ठीक है, डिजिटली अपना एक स्टोर बना सकते हो जहाँ से आप चीज़ों को सप्लाई कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर मैं इंडिया भी कह सकता हूँ यहाँ पे। यानी कि जो है ना, सेल्स की कोई कमी नहीं है। अगर आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आप कहीं से भी चीज़ों को सेल कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो एक्सेस टू फाइनेंस ईजी हो गया, मार्केट ईजी हो गया। जैसे कि अमेजन वगैरह पे आपने स्टोर बना लिया, फ्लिपकार्ट पे स्टोर बना लिया और कहीं पे भी आप सेल कर सकते हो। इसके बाद रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो भी क्या होने लग गई? कम होने लग गई। एंड प्रोवाइडेड द फाउंडेशन फॉर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, और हम जो है वो ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले गए जहां पे उस ग्रोथ का बेनिफिट आज की जनरेशन को भी मिलेगा और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी मिलेगा, अगर हम ग्रोथ करते हैं बिना हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए। ठीक है, अगर हम एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करेंगे तो हाँ, तो दिक्कतें हो सकती हैं, उसके ऊपर हम बात काफ़ी बार कर भी चुके हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो का सारा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चैप्टर 2 हमारा इसी वीडियो के साथ यहाँ पे खत्म होता है। अगली वीडियो से हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, यानी कि अगली वीडियो लेसन नंबर 3 की पहली वीडियो होगी जहाँ पे हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन को। ठीक है, तो वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसके बाद ही आपको लेसन नंबर 3 में क्या क्या पढ़ना है सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, और उन बच्चों में शेयर कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।